आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे बड़ी खबर के साथ। कल हिमाचल में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। कांगड़ा जिले के इंदौरा में प्रवेश करेगी यात्रा। एक जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। तो वही आपको बता दें कि सीएम सुक्खू, प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि प्राचीन मंदिर काठगढ़ में करेंगे पूजा अर्चना। सीएम और प्रदेशाध्यक्ष ने लिया तैयारियों का जायजा। तो हिमाचल से पठानकोट जाएगी पदयात्रा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां कल हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। तो वहीं आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सभी तैयारियों का जायजा लिया जा चुका है। कांगड़ा जिले के इंदौरा में यात्रा प्रवेश करेगी। इसके बाद राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सीएम सुक्खू और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहेंगी। साथ ही आपको बता दें कि प्राचीन मंदिर काठगढ़ में पूजा अर्चना करेंगे। सीएम प्रदेशाध्यक्ष ने तैयारियों का जायजा लिया है। तो हिमाचल से पठानकोट जाएगी पदयात्रा। वह हिमाचल से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही हमारे सहयोगी सौरभ भटवाल भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले विकास, आपसे जानना चाहेंगे, कल भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल में प्रवेश करेगी, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? देखिए, दो तरीके से तैयारी की जा रही है। एक जो राज्य सरकार अपने स्तर पर कर रही है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस पार्टी को मौका यहां पर मिला था, सुक्खू सरकार यहां पर बनी है कांग्रेस की। ऐसे में सभी मंत्री तैयारियों के लिए यहां पर जुटे हैं और साथ में क्योंकि वहां पर एक जनसभा का आयोजन भी किया जाना है और ऐसे में जनसभा के अंदर किस तरह से भीड़ जुटानी है, कांग्रेस के जो समर्थक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। सरकारी स्तर पर इसलिए भी क्योंकि एक सरकारी कार्यक्रम जो है यहाँ पर होने वाला है, इस तरह की जानकारी यहाँ पर मिल रही है। एक जनसभा का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा जिसमें पूर्व की जो सरकार थी उनकी जो कुनीतियां थी उसको बताने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। और उसके अलावा जिस तरह से पिछले 1.5 महीने का लगभग समय हो रहा है सरकार बने हुए, सुक्खू सरकार बने हुए, क्या यहां पर विजन इस सरकार का है और कैसे जनता को फायदा यहां पर मिल सकता है, इसको लेकर क्या तैयारियां यहां पर की गई हैं, खाका क्या बनाया गया है। पुरानी पेंशन बहाली को यहां पर जो है अभी किया गया है, हाल ही में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है वो नया फैसला यहां पर लिया गया है। और ऐसे में क्या ये ऐतिहासिक फैसला होगा, किन किन वर्गों को इसमें जो है वो फायदा होगा, किस तरह से ये पेंशन मिलेगी, क्योंकि आज ही एक नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी की गई है। ऐसे में पुरानी पेंशन बहाली को एक पहला हथियार जो है वो कांग्रेस पार्टी यहां पर मान रही है। और इसके साथ ही जो 10 गारंटियों की बात यहां पर की जा रही थी, 10 गारंटियां ही नहीं बल्कि जो दृष्टि पत्र के भीतर जो चीजें रही हैं, क्योंकि अब वो सरकारी दस्तावेज है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी जिन वायदों को लेकर जो है सत्ता में आई है, वो वायदे किस तरह से धरातल पर उतरेंगे, जनता को कितना उसका फायदा मिलेगा, ये तमाम चीजें जनसभा के भीतर रहेंगी। दूसरी तरफ संगठन की अगर बात करें तो जो कांग्रेस का संगठन है पूरी तरह से वो तैयारी कर रहा है, कैसे पदाधिकारियों को जो जोड़ा जाए, कार्यकर्ताओं को वहां पर लाया जाए, भीड़ किस तरह से वहां पर जुटेगी। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कल, क्योंकि पंजाब बॉर्डर से जो है ये पूरा साथ लगता इलाका है, जिला कांगड़ा का जो इंदौरा विधानसभा क्षेत्र है वहां पर इस जनसभा का भी वहां पर आयोजन होगा। लेकिन उससे पहले ठीक 6 बजे सुबह के समय जब भारत जोड़ो यात्रा जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो एंटर करेगी और उसके बाद 24 किलोमीटर का करीब ये जो इलाका रहेगा, पैदल यात्रा जो है वो चलेगी और उसके बाद ये जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा आगे चले जाएगी। ऐसे में पूरी तरह से तैयारियां जो है वो की गई हैं, खाका तैयार किया गया है, किन किन लोगों को जिम्मेवारियां यहां पर दी जानी है, उसके लिए भी आखिरी दौर की बैठकें जो हैं वो आज दिन भर जो है वो जारी रहेंगी। उससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो कांगड़ा दौरे पर पहले ही निकल गए थे। आज भी जगह जगह बैठकें और जो जगह जगह जायजा जो है वहां पर लिया जा रहा है कि किस तरह से पदयात्रा का स्वरूप यहां पर रहने वाला है, भारत जोड़ो यात्रा का स्वरूप यहां पर रहने वाला है और उसके साथ साथ जो जनसभा है उसको किस तरह से आयोजन यहां पर किया जाना है, उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो जिला प्रशासन है उसके साथ यहां पर बैठकें जो है वो की गई हैं और पूरी तरह से इंतजामात जो है उनका जायजा यहां पर लिया जा रहा है। संगठनात्मक रूप से भी अगर देखें तो तमाम जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तर की बात करें, ब्लॉक स्तर की बात करें, बूथ स्तर की बात करें, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जिन वायदों को करके सत्ता में आई है, अब धरातल पर किस तरह से वो उतारा जाएगा, जनता को क्या फायदा उसका मिलेगा, अगला जो विजन रहेगा उसको लेकर तमाम जानकारियां जो है वो आज हासिल की जाएंगी। कल भारत जोड़ो यात्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में आएगी।
उसके लिए तैयारियां जी की जा रही बिल्कुल। है। सौरभ, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी लगातार जो है बैठकें कर रही हैं, ऐसे में किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? वहां पर जो है पूर्व तैयारियों का जायजा भी लगातार लिया जा रहा है। बिल्कुल जागृति पे जानना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कल शाम को ही जो है वो नूरपुर पहुंचे थे और किस तरह से भारत छोड़ो यात्रा की जो तैयारियां की जा रही हैं उनका जायजा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद जाकर मौके पे लिया है। और इसी के साथ जागृति की बैठकों का दौर है कि किस तरह से जो यात्रा पंजाब से सटे होने के इंदौरा क्षेत्र जो है बिल्कुल पंजाब से सटा हुआ इलाका है, वहां से होते हुए जो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होगी, तो किस तरह के जो इंतजाम रहने वाले हैं, जो पद यात्रा चलेगी या जो जनसभा होगी उसमें किस तरह से इंतजाम किए जाने हैं, सभी तैयारियों को एक एक बारीक चीजों को जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद मौके पर जाके परखा है। और इसके साथ जो पदयात्रा निकलेगी तो पदयात्रा में जो लोग चले गए उनके पानी की व्यवस्था, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, इन सभी तमाम चीजों का जो जायजा है खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिया है। जी बिल्कुल। विकास, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो यात्रा का रोड मैप है वो बताया गया, और ऐसे में जो है राहुल गांधी संबोधन भी करेंगे, कहां पर ये संबोधन किया जाएगा और किस वक्त ये संबोधन होगा, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, बिल्कुल स्थान चयनित किया गया था और वहीं पर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के भीतर ही एक चिनौरा जगह है, वहां पर जो है स्थान चयनित किया गया है कि जो जनसभा है वहां पर आयोजन होगा। तो जनसभा में भीड़ जो है वो वहां पर पहुंचे, कांग्रेस के तमाम समर्थक जो है वो वहां पर पहुंचे, क्योंकि हर कोई यही चीज देखना चाह रहा है कि किस तरह से जो दक्षिण भारत से जो है ये यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा है, किस तरह से यहां तक पहुंची और उसके बाद अब आगे जम्मू कश्मीर की तरफ को जाना है। हर कोई जो विजन है राहुल गांधी का उसको देखना सुनना चाहता है। और ऐसे में प्रतिभा सिंह जो है वो भी अलग से तैयारियां कर रही हैं, संगठनात्मक रूप से जो है तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, बूथ स्तर के जो तमाम जो नेता रहेंगे, जो पदाधिकारी रहेंगे प्रदेश कांग्रेस समिति के, इन लोगों को भी खास जिम्मेवारियां यहां पर दी गई हैं। लिहाजा जो कांग्रेस पार्टी वायदे करके और जो अगला 5 साल का जो विजन है हिमाचल प्रदेश के लिए वो किस तरह से रहेगा, इसके बारे में बखान जो है वहां पर किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो कांग्रेस की जो गारंटियां है उसका लाभ किस तरह से मिले, या फिर जो वित्तीय संसाधन है हिमाचल प्रदेश के वो किस तरह से खड़े किए जा सकते हैं, इसको लेकर भी जनसभा के बीच में संबोधन जो है वो यहां पर किया जाएगा। तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे, तमाम विधायक मौजूद रहेंगे और जनसभा को एक सक्सेसफुल यहां पर जनसभा बनाया जाए, और इसके लिए तैयारियां जो है वो वहां पर की जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरह से सुक्खू सरकार, जब सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह से कांग्रेस की सरकार यहां पर बनी, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने और उसके बाद डी नोटिफाई करने का काम जो है वो यहां पर शुरू हुआ। और ऐसे में पूर्व की सरकार के जो 9 महीने के आप कह लीजिए कि जो कामकाज थे उसकी समीक्षा यहां पर की गई, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिस पर विपक्ष को बुरा लगा और विपक्ष ये कह रहा है कि बिना समीक्षा किए ही आप कड़े निर्णय यहां पर ले रहे हैं, जिसमें कई ऐसे संस्थान हैं जिनको बंद कर दिया गया। संस्थान ही नहीं बल्कि बड़े स्कूल और कॉलेजेस हैं वो यहां पर बंद कर दिए गए। और इस तरह की विपक्ष जो है लगातार बातें कर रहा है। लेकिन ये जो यहां पर जन संबोधन यहां पर किया जाएगा, जो बड़ी रैली यहां पर होगी, इसके जरिए कांग्रेस पार्टी एक संदेश देने की जरूर यहां पर कोशिश करेगी कि सत्ता में हमें जनता ने बेशक यहां पर भेजा है, लेकिन इसके बाद जो जनता से वायदे किए गए थे उस पर भी धरातल पर यहां पर काम किया जा रहा है। खासतौर पर जो वित्तीय संसाधन हिमाचल प्रदेश के हैं वो ज्यादा बेहतर नहीं है, ऐसे बयान पूर्व में जो मंत्री हैं वो करते रहे हैं, या हाल ही में जो हर्षवर्धन चौहान है जो कि नए उद्योग मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी इस तरह के बयान सामने आए कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय जो स्थिति है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। लिहाजा वित्तीय संसाधन कैसे मजबूत किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल विकास, और जिस तरह से जो है हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को तो समर्थन दिया ही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से हिमाचल की जनता अपना समर्थन देती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास को राज्य सरकार का मुख्य ध्येय बताया। साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि तमाम अधिकारी प्रदेश में 24 घंटे स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने की दिशा में काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें जल उपयोगकर्ता से जल संरक्षण की ओर अग्रसर होना चाहिए।
तो वही हिमाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को गति देने के लिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह फील्ड में उतरकर काम का जायजा लेंगे। प्रदेश के सभी जोन का दौरा करके फील्ड में हो रहे काम का निरीक्षण करेंगे। इससे पहले मंत्री विभाग के अधिकारियों के साथ जल्द ही एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें वो काम की फीडबैक लेंगे। ये बैठक 23 और 24 जनवरी को विभाग के मुख्यालय निर्माण भवन में होगी। इसमें विभाग के मुखिया सहित सभी चीफ इंजीनियर जैन विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। वही बैठक में मंत्री विभाग के सभी चल रहे प्रोजेक्ट्स की जानकारी लेंगे। हमारी जो डिपार्टमेंट की है, काम की है, चाहे वो सड़कों की काम हो रहे हैं, चाहे और हमारे डिपार्टमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कोई बिल्डिंग्स बन रही है, कोई और चीज हो रही है, उसमें भी क्वालिटी काम हो, उस पे हमारा बहुत ज्यादा बल आने वाले समय में रहेगा। क्योंकि एक ऐसा इशू था कि ऐसा बोलते हैं कि ये इसमें बहुत सा भ्रष्टाचार होता है या हुआ है या जो भी है, उसमें मैं पूर्व की बातों में नहीं जाना चाहता, मगर भविष्य में जीरो टॉलरेंस के ऊपर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट काम करेगा, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं। और हम प्रायोरिटी पे जो हमारे, जैसा मैंने कहा, अलग अलग हेड्स है, उसमें बजट भी लाएंगे और उस पे प्राथमिकता पे विधायकों की सहमति के साथ कार्य भी आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार उसको किया जाएगा, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। मंडी की भराड़ी सड़क पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 4 लेन सड़क निर्माण के कारण उनके मकानों और भूमि को भारी हानि पहुंची है। मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आने के से रह पाने का खतरे से खाली नहीं है। और इस दौरान लोगों ने कहा कि 2 वर्ष से अपने मकानों और भूमि के नुकसान का मुआवजा दिया जाए। राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों और जिला प्रशासन और इस सड़क का निर्माण करने वाली कंपनी से बार बार मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं गया है। 2 अप्रैल 2022 को हमारा गावर कंपनी के काम करने से हमारे मकान डैमेज हो चुके हैं और आज तक प्रशासन खुद उसी टाइम हमारे घर पहुंचा और उसने हमें कुटवार सर्कल लखनपुर में जो है स्थायी कुछ दिनों के लिए बसाया है, लेकिन आज तक हमें ना गावर कंपनी या नचाई से कोई पैसा मिला है और ना ही कोई अगला ज़मीन के प्रावधान। हमारे यहाँ पे पुश्तैनी घर थे, तो हमारी ज़मीन भी जो है 4 लाइन में गई। हम भी 4 लाइन से प्रभावित हैं और हमें वो पैसा नहीं मिला जो कोर्ट से फैसला हुआ था, वो पैसा हमें नहीं मिला। दूसरी बात, हमारा सर ज़मीन के चलने से, जैसे ज़मीन का काम चलता गया, बरसात हुई, बरसात में हमारा जो रोड था वो भी ढह गया। ना ही इन्होंने हमारे टाइम पे डंगे लगाए, ना ही अभी लगाए हैं, तो हमारा घर भी उससे क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसका जो है फैसला हो गया, एस्टीमेट सब कुछ बन गया, लेकिन इन्होंने पैसा अभी तक जो हमें 1 रुपया भी ना तो मकान के लिए दिया है और ना ही जो है हमारा जो पैसा जो 4 लाइन से ज़मीन हमारी गई है उसका हमें पैसा जो है मिला है। ये आंदोलन हमारा अनिश्चित काल तक चलेगा। जब तक हमारा पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आता है तब तक हम यहाँ हड़ताल से नहीं उठेंगे। वहीं सोलन में नगर निगम और आईपीएच की खींचतान में सोलन शहर प्यासा है। सोलन में पानी की समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से कई वार्डों में लोग अभी भी पानी के लिए तरस रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम की ओर से भारी भरकम पानी के बिल भी आ रहे हैं। ऐसे में नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि आईपीएच विभाग पानी की सप्लाई ठीक से नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये दिक्कत सामने आ रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली की अदालत के उपायुक्त मंडी को पेड़ों के तनों से कंक्रीट हटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सुंदर नगर की एक एनजीओ की ओर से की गई शिकायत को आधार मानते हुए आदेश दिया है कि अदालत ने ये भी निर्देश दिए हैं कि उपायुक्त मंडी, वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति बनाकर कार्रवाई करे। शिकायतकर्ता आशीष शर्मा और धर्मेश शर्मा ने कहा कि सड़कों के किनारे और अन्य स्थानों पर पेड़ों के तनों को कंक्रीट से ढक दिया गया है। कंक्रीट से ढकने से तनों को नुकसान पहुंचता है और पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाती है, जिस कारण पेड़ों के टूटकर गिरने का खतरा बना रहता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक केस धर्मेश शर्मा वर्सेस अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी में ये आदेश जिलाधीश मंडी को दिए हैं कि वे उनके साथ वन विभाग एवं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड हिमाचल प्रदेश एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे और सड़कों के किनारे जो पेड़ हैं और जिनके नीचे जिनके तने पे कंक्रीट या पेवर डाले गए हैं, उन पेवर्स और कंक्रीट को 2 महीने के भीतर उनको वे रिमूव करेंगे। ये हमने शिकायत जो है वो क्रियास चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एनजीटी में की थी, जिस शिकायत पर एनजीटी के जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी ने संज्ञान लेते हुए इस आदेश को सुनाया है और 2 महीने के भीतर
इस कार्यवाही को अमली जामा पहनाने के लिए आदेश दिए हैं। सोलन के दिल माल रोड को शिमला के तर्ज पर घूमने का बेहतरीन स्थान बनाया गया है। माल रोड को और सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए यहां पेंटिंग बनाने का काम चल रहा है। इसमें जल संरक्षण पर आधारित एक शानदार पेंटिंग भी शामिल है। खास बात यह है कि ये पेंटिंग युवा चित्रकारों की ओर से बनाई जा रही है। इन पेंटिंग को देखकर शहरवासी भी बेहद खुश हैं। पूर्व पार्षद श्रवण कुमार साहनी ने बताया कि इस तरह के काम भविष्य में भी होते रहने चाहिए और सोलन सुंदर और स्वच्छ दिखाई दे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। हम आज काम कर रहे हैं गर्ल्स स्कूल के नीचे, जो जितनी वॉल है हम 2 जगह काम कर रहे हैं। एक पेंटिंग तैयार हो चुकी है ठीक नलके के ऊपर, जहां हमने सेव वाटर या पानी बचाओ के ऊपर हमने संदेश दिया है पेंटिंग के माध्यम से। ये दूसरा दीवार हम काम कर रहे हैं, इसमें हम सोलन शहर के जितने भी ऐतिहासिक जगह हैं या सोलन से जिसको जाना जाता है, हम वो सारी चीजें पेंट कर रहे हैं। भी बहुत अच्छी बनी और भी चीज जितनी बनेगी सोलन शहर बढ़ेगा। वैसे सोलन शहर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, पर ये लगने से डबल खूबसूरत हो गया, बहुत अच्छा हो गया। भगवान ईओ साहब को, उसको कमेटी के सब मेंबरों को मैं धन्यवाद देता हूँ। वहीं सोलन में लंपी वायरस का खतरा खत्म होता नजर आ रहा है। लंपी वायरस की वजह से कई महीनों तक दुग्ध उत्पादन बेहद कम रहा। हालांकि अब व्यवस्थाएं धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी हैं। ये जानकारी पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक मनदीप कुमार ने कहा कि लंपी वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन को युद्ध स्तर पर लगाया गया है। बता दें कि मौसम बदलने की वजह से मक्खी और मच्छर कम हो गए हैं, जिसकी वजह से लंपी की बीमारी भी कम फैल रही है। डिस्ट्रिक्ट में 18,209 केसेस तो अफेक्टेड हुए थे, जिसमें से 16,552 ठीक हो चुके हैं और 1654 एनिमल्स की इसमें डेथ हुई है और हमारे पास अब सिर्फ 7 केसेस जो है जो एक्टिव रह चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है, जो कि कंपनसेशन के लिए केस जो था वो भारत सरकार के पास विचारा नहीं। हमारे स्टेट लगते हैं पंजाब और हरियाणा का, इस एरिया में भी हम लगभग 55,000 वैक्सीन जो है वो लगा चुके हैं। ये बीमारी जो है मच्छरों से और मक्खियों से होती है, मक्खियों के काटने से और मच्छरों से। तो अब सर्दियों में ये फैलने के बहुत कम चांसेस हैं। नालागढ़ में 109 वर्षीय वृद्धा का निधन हो गया है। 18 अक्टूबर 1914 को जन्मी देवी सिंह ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। चौंकाने वाली बात थी कि उनके दांत 105 साल की उम्र के बाद दोबारा आने शुरू हो गए थे। साथ ही दावा किया जाता है कि 108 साल की देवी सिंह में अभी भी 30 साल के युवक के समान काम करने का जोश था। पिताजी आज स्वर्गवास हो गए हैं और देवी सिंह सन ऑफ हीरा, गांव कांडी, डाखाना बेला, तो इन्होंने अपने टाइम में बड़ा भारी संघर्ष किया है, बहुत योगदान किया इन्होंने परिवार के लिए और समाजी सेवक बहुत ज़्यादा थे और इन्होंने जो है 109 साल में 1914 में जन्म हुआ था, 109 साल के हो गए इन्होंने अपने जो है प्राण त्याग दिए हैं और इनके दोबारा 5 साल के बाद 105 साल के हुए थे तो इनको दांत भी आ गए थे दोबारा और इन्होंने बड़ा किया। अभी भी गलाते बोलते थे, चलते थे। इनको एक सदमा लगा। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि भाई इनको भगवान जो है शांति दे, इनको आपने जो है क्या करे। सबसे ही मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता के लिए जो है शांति का योगदान मांगे और इनको जो अच्छी श्रद्धांजलि मिले और अच्छा ऊपर इनको स्थान मिले। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ की तर्ज पर हिमाचल में भी जमीन धंसने का खतरा लगातार बना हुआ है। बात करें धर्मशाला की तो तस्वीरें और आंकड़े डराने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हिमाचल भी जोशीमठ की तरह धंसने वाला है? आपदा की संभावना पर क्या कहते हैं सीएम सुक्खू, देखिए इस रिपोर्ट में। जी हां, ये तस्वीरें जोशीमठ की है, जहां घरों पर लाल निशान, चेहरे पर शिकन और हर तरफ सिर्फ दरार है। दावा है कि जमीन धंस रही है, लेकिन ऐसा ही खतरा हिमाचल में भी मंडरा रहा है। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में इस खतरे की वजह बन रहा है यहाँ का अवैध निर्माण। प्रशासन के नियमों को दरकिनार करते हुए अवैध निर्माण किया जा रहा है। खड़ी ढलानों पर इमारतें बनाई जा रही हैं। तमाम घर एक दूसरे से सटे हुए हैं, लिहाजा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है। मैक्लोडगंज इलाके में उच्च तीव्रता का भूकंप आया तो ये सारी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह सकती हैं। वैसे भी धर्मशाला क्षेत्र भूकंप के नजरिए से अति संवेदनशील इलाकों में आता है।
धर्मशाला के आसपास थ्रस्ट है, यानी यहाँ 3 तरफ से झटके आने की आशंका बनी रहती है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड जोन में आना। देवभूमि का 20% क्षेत्रफल भूस्खलन को लेकर संवेदनशील श्रेणी में है, जबकि 60% क्षेत्रफल हाई रिस्क जोन का हिस्सा है। बहरहाल पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन आम बात है, लेकिन इसके पीछे के कारण आम नहीं, मानवीय हो या प्राकृतिक, कई वजह हैं जो पहाड़ों की मिट्टी खिसकने का कारण बनती है। भूदसाव के कारण पहाड़ काटकर रस्तों का निर्माण, जमीन से ज्यादा मात्रा में पानी निकालना, प्राकृतिक संसाधनों का बेहिसाब दोहन, पानी के प्राकृतिक बहाव का रोका जाना, उच्च तीव्रता वाले भूकंप, नदियों के किनारे की मिट्टी का कटाव, पहाड़ी इलाकों में अनियंत्रित निर्माण कार्य, ये वो कारण हैं जो हर बार हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में आए भीषण भूस्खलन का कारण बनते आए हैं। एक नजर इतिहास पर भी डालते हैं, जिनके आंकड़ों से पता चलता है कि भूस्खलन की मार से हिमाचल भी अछूता नहीं है। 1957 में हुए भूस्खलन में शिमला रामपुर मार्ग का 5.5 किलोमीटर हिस्सा बहा। 1968 में NH-22 का 1 किलोमीटर लंबा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। दिसंबर 1982 में शोंडिंग नाला 3 पुल और 1.5 किलोमीटर रोड बहा। मार्च 1989 में नाथपा में विशाल भूस्खलन हुआ, जो आज भी सक्रिय है। सितंबर 1985 में हुए भूस्खलन में 65 लोग दबे। अक्टूबर 2004 में मुलगी ब्रिज पर भूस्खलन से 9 मजदूर दबे और 3 घायल हुए। मार्च 2008 में मनाली रोहतक नेशनल हाईवे पर 6 लोग दब गए और 8 लोग घायल हुए। बहरहाल इस सब से प्रशासन भी वाकिफ है, लिहाजा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित आपदा प्रबंधन की उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें सीएम ने उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूदसाव और हिमाचल में ऐसे संभावित स्थानों की पहचान करने पर विस्तार से चर्चा की। मैनेजमेंट की मीटिंग की है। जोशीमठ की घटना के बाद मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश के जहां सिंकिंग और स्लाइडिंग जोन है उस संदर्भ में डिप्टी कमिश्नरों से भी बात की है। हमारी तैयारी हमने पूछा है, लेकिन जोशीमठ जैसी घटना हिमाचल प्रदेश में आने वाले वर्षों में होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। तो सुना आपने, सीएम सुक्खू का कहना है कि हिमाचल में जोशीमठ जैसी स्थिति की संभावना नहीं है। खैर, प्रशासन तो सतर्क है, अब जरूरत है आम जन के जागरूक होने की। हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।